हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम सब लोग जो ये ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, तो ग्रुप डिस्कशन का पूरा चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का हो चुका है। अब जो हम सब लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे ये घटना चक्र का करेंगे, पूरा अच्छे ढंग से और लाइन बाय लाइन ग्रुप डिस्कशन करेंगे, जो कि घटना चक्र बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और अदर एग्जाम भी है, और इस सभी के लिए घटना चक्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम सब लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिस्कशन घटना चक्र का सामान्य भूगोल का। सामान्य भूगोल में आज भारत का भूगोल का चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय, भारत का भूगोल सामान्य परिचय। देखिए, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। भारत जो है एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक कैसा है, दक्षिण एशियाई देश है, ठीक है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश है। कैसा है? चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। हाँ, बताइए अक्षांश विस्तार के दृष्टिकोण से भारत कौन गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। तथा देशांतरीय विस्तार से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या सातवां, और पहला जैसे कि रूस हो, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो भारत क्या देश है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। पहला कौन है? चीन है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, हाँ, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मर्ज कर दिया गया। गया। कितना संविधान संशोधन के लिए? 26 जनवरी 104 में। 104 संविधान संशोधन। इसमें क्या क्या इसको इसमें नहीं है, इसमें दादर और नगर हवेली दमन दीव को दोनों को मर्ज किया गया, जिसे सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है, दोनों को सम्मिलित करके। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख था, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख कौन है? जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। अच्छा है, नहीं ठीक है, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख है। बताइए जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन के पश्चात भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल था 32,87,263। मतलब जम्मू कश्मीर के राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। तो बताइए, तो मतलब कि संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग कितना प्रतिशत है भारत का? 2.4%। भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। मतलब भारत में कितना? 17.5%। पूरा वर्ल्ड की जो जनसंख्या है ना, उसका 17.5% भारत में। बताइए भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214 किलोमीटर। 3200, और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम 2933। बताइए भारत के कुल क्षेत्रफल में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जा वाला कितना क्षेत्र है? पंजाब के कब्जा वाला कितना? पाकिस्तान के कब्जा वाला क्षेत्र, पाकिस्तान का कब्जा वाला क्षेत्र कितना है? नहीं, ये 78,114। हाँ, 78,114। इतना कब्जा कर लिया कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया कितना? 5,180। चीन को कितना दिया? 5,180। और पाकिस्तान कितना कब्जा किया? 78,114, और चीन 5,180 वर्ग किलोमीटर। तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जा वाला क्षेत्र कितना है? 37,555 क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932। मतलब कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार गांव की संख्या कितनी है? 6,40,932। 6,40,932। अब देखिए कुछ प्रश्न हम सब लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.5% भाग अधिकृत किए हुए हैं। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत के मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है। यह जो है यूपी PCS मैथ्स 2006 में पूछा गया ये क्वेश्चन।
तो ये देखिए इसका क्या आंसर होगा? 1 और 4 होगा। 2 और 4। देखिए इसमें जो है दो में क्या कहा गया? स्थल मंडल के कुल क्षेत्र का 2.4% है जाने के, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारण के लिए किया जाता है। अब देखिए, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान देश कौन है? 7वां स्थान है। बताइए, भारतवर्ष आकार में विश्व का विश्व का 7वां बड़ा देश है, आकार में 7वां बड़ा है, और भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। हाँ, 17.5%। मतलब भारत का जो क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है? संसार के क्षेत्रफल का 17% 2.4% क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया। और इसमें जनसंख्या कितना है? 17.5%। 17.5% है। बताइए, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? भारत में 6,40,932 6,40,932। ये भी MPPCS में पूछा था। बताइए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें क्वेश्चन है, बताइए तो। अच्छा, भारत का अक्षांश विस्तार बोलिए। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन स्थलीय हो गया, लेकिन अतीत पूछेगा तो देशांतरीय विस्तार कितना बताइए? देशांतरीय विस्तार हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर वाले पूर्वी, हाँ। और 57 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट तक हाँ। पूर्वी पूर्वी तक देशांतर तक फैला हुआ। 26 जनवरी 2022 से भारत में कुल कितना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 26 जनवरी 2020 से 28 राज्य 8 के शासित प्रदेश 28 राज्य और 8 के शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। नहीं, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। सर्वप्रथम जो है भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, यही सब गलत है। और इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग कितना है? 15,200 किलोमीटर है। अब देखिए, अक्षांश विस्तार के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ठीक है। बताइए, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश किसको कहा जाता है? पृथ्वी केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। हाँ, उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु से, उत्तर या दक्षिण हाँ। किसी बिंदु से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश। देखिए, अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। विषुवत रेखा के समांतर रहती है। कौन? अक्षांश रेखा। अक्षांश को अंश, मिनट एवं सेकंड में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटने वाला अक्षांश कौन है? 0 डिग्री। हाँ, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। बताइए, यदि अक्षांश रेखा को 1 डिग्री अंतराल के पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा होगी। अगर अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखा होगी? 89। और दक्षिणी गोलार्ध में 89 रेखाएं होगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 179 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 179। मतलब कि विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179। हाँ, एक विषुवत रेखा कितना हो जाएगा? 179। हाँ, और समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी लगभग कितनी? 111 किलोमीटर। मतलब समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। ठीक है। बताइए, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है, प्रधान यमोत्तर रेखा कहा जाता है। प्रधान यमोत्तर रेखा किसको बोलते हैं? जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसको क्या बोलते हैं? प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है उसको प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं। प्रधान यमोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है।
देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है, देशांतर रेखा समांतर, ये ऊपर नीचे कटा रहता है, ऊपर नीचे। ऐसे रहता है, ऐसे हाँ, ऐसे, ऐसे। ध्रुवों से विषुवत रेखा को बढ़ने और देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी को बढ़ती जाती है। 111 विषुवत रेखा और देशांतर रेखा के बीच की अधिकतम दूरी कितना होती है? 111.33 किलोमीटर 111.33 किलोमीटर किलोमीटर। ठीक है। भारतीय पूर्वतीय उत्तरी गोलार्ध में स्थित संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत का 64 डिग्री 5 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट तक, हाँ, और 68 डिग्री 6 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी पूर्वी से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। मतलब कि पूर्वी देशांतर। लेकिन हम क्या पूछे? संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार, संपूर्ण भारत मतलब अंडमान निकोबार से लेकर हम पूछ रहे हैं। ये तो 4 डिग्री से होगा, 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 45 मिनट, नहीं नहीं 6 डिग्री 45 6 डिग्री 6 डिग्री 45 मतलब 6 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। हाँ, संपूर्ण भारत का। संपूर्ण भारत। और इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। अगर मुख्य भूमि अगर तमिलनाडु से देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से, अगर यहाँ से देखा जाए अंडमान निकोबार से तो 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक ना? अब बताइए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। हाँ, 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य। उत्तर भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में। हाँ, ठीक है। अक्षांश मतलब 0 डिग्री अक्षांश उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात के अवधि में अंतर आता है। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश के बीच जाने के रात दिन और रात में क्या होता है? 0 से 90 डिग्री के, जैसे 0 से 90 डिग्री जाएंगे तो दिन रात में एक दिन की क्या हो जाएगी? बढ़त हो जाएगी, अवधि में अंतर। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक ना? भारत का मतलब इसके बारे में आप क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया देखिए 39वां बीपीएससी में पूछा था भारत का विस्तार कितना है? भारत का विस्तार देखा जाए 37.5 डिग्री ले लीजिए से 6 डिग्री 45 मिनट। मतलब कि भारत का अगर विस्तार ऐसे अगर भारत का विस्तार पूछ दिया तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर फैला हुआ। तो मतलब अगर भारत का विस्तार पूछेगा तो ये सब आपको बोलना पड़ेगा। ठीक ना? अब देखिए सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। बताइए। राजस्थान से गुजरती है। मतलब सिक्किम से जो गुजरने वाले अक्षांश रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? राजस्थान से भी गुजरती है। ये आईएएस में पूछा था, आईएएस में 2010 में। बताइए जिस जिले से 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागपुर। जैसलमेर। इसका आंसर क्या होगा? जैसलमेर। पूर्वी देशांतर। हाँ, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है किससे? जैसलमेर से। ये राजस्थान से पूछा था। अब भारत एवं कर्क रेखा, भारत एवं उसके मतलब कर्क रेखा बारे पढ़ते हैं। ठीक ना? विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बताइए कौन कौन? पहले हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ये हो गया कैसे? पहले हो गया गुजरात, पश्चिम से पूरा हो गया ना, पश्चिम से पूरा हो गया। तो देखिए पश्चिम से पूरा जैसे हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये पश्चिम से पूरा हो गया। इसको सिलसिलेवार ढंग से याद रखिए। ठीक है? सबको याद रखना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये पश्चिम से पूरा हो गया। कभी कभी सजाने पश्चिम से पूर्व सजाइए कौन कौन स्टेट है, कभी कभी पूर्व से पश्चिम दे देता है। ठीक है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। अब बताइए सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ जाती है। मतलब सूर्य के भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या होती है? बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य सर्वोत्तम बिंदु पर होता है। जून माह के कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। कर्क रेखा काटने वाली 2 बार नदी माही नदी। ठीक है?
बताइए तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। हाँ, ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, किस किस राज्य से गुजरती है बताइए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से होकर गुजरती है, ऐसे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ये सब तो हो ही गया, ये तो हो ही गया। अब बताइए तो भारतीय कितने मतलब कर्क रेखा कितने देशों से मतलब कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ठीक है, बताइए निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? जैसे कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा से निकट, अगरतला हो गया, गांधीनगर हो गया, जबलपुर हो गया, उज्जैन हो गया। कर्क रेखा से निकटतम गांधीनगर ना, गुजरात गांधीनगर जो है ना कर्क रेखा से निकटतम है। जो ऑप्शन हम दिए उसके बारे में गांधीनगर। तो गांधीनगर क्या है? ये यूपी पीसीएस में पूछा है, यूपी पीएससी में पूछा है, ये सभी में पूछा है, समझे? ऑप्शन के अनुसार होगा। ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा था। बताइए, एक आईएएस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ये आईएएस में 2003 में दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। निकट है तो कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता निकट है, दिल्ली तो बहुत दूरी है। नागपुर भी, जोधपुर, दिल्ली सब दूर है, कोलकाता नजदीक है। अब बताइए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.5 डिग्री। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। बताइए, कौन सा भारत राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए नंबर में झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। बताइए, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर क्या है? मणिपुर ही होगा। मणिपुर है, मणिपुर जो कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर मणिपुर ही होगा। हाँ। अब बताइए, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ऑप्शन दे रहे हैं। जून महीना में। हाँ, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। दिल्ली का होगा। दिल्ली का होगा। दिल्ली का ना होगा। हाँ, जून माह में दिल्ली में दिन की अवधि क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। ठीक ना, ईटा रख दीजिए। बता दो लोगों ने। ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे। चलिए, आइए बताइए तो। अब जैसे कि जून माह में दिल्ली में क्या होता है? माने गर्मी का दिन की अवधि अधिकतम होती अवधि है बढ़ जाती है जून माह में। बताइए, अब इसके बारे में देखिए, पढ़ते हैं थोड़ा सा। सूर्य के भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है। मतलब क्या है? भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद सूर्य की उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर में सर्वोच्चम बिंदु होता है, 21 जून को। हाँ, इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। किस माह में? जून में। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में सबसे उत्तर में है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। जबलपुर क्या है? कर्क रेखा के सबसे निकटतम ऑप्शन के अनुसार। क्योंकि 23 डिग्री 11 मिनट पर जबलपुर। हाँ, और अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट पर, और उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर, और वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर। हाँ, ये सब पढ़ना पड़ेगा ना। तो बताइए, अब ये खत्म कर दीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा कैसे नहीं। हाँ, तो ये तो अब खत्म कर ही रहे ना। अब देखिए, मानक समय के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक ना। मानक समय, बताइए, भारत के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा का भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थान से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है? देखिए, इलाहाबाद और इलाहाबाद, प्रयागराज। इलाहाबाद का ही नाम इलाहाबाद का प्रयागराज है वर्तमान में, और मिर्जापुर से होकर गुजरती। कौन? यही 82.5 का प्रमाणिक। भारत के मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे। बताइए तो, विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणक पर चुना जाता है। गुणांक पर चुना जाता है, मतलब कि
सभी देशों की आपसी सहमति से कितना चुना गया? 60 डिग्री 30 मिनट के लिए 7 डिग्री 30 मिनट मानक यामोत्तर से चुना गया, ठीक ना, गुना से चुना गया। भारत के बृहद अक्षांश विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कौन 2 घंटे का अंतर? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर होता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कारणों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया, ठीक ना। बताइए 2 डिग्री का अंतर कहाँ, मतलब 2 घंटे का अंतर कौन कौन राज्य? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। भारत मानक समय यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, याद कराइएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कितना? 5 राज्य से। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा होता है, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा टच करता है। 82 डिग्री। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ऊपर से नीचे है। प्रयागराज भी है ना? उत्तर प्रदेश तो प्रयागराज में ही है। हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये 5 राज्य उड़ीसा और हाँ, ये 5 राज्य क्या है? एक हमको क्वेश्चन स्थलीय सीमा देश कितना है भारत के साथ जो लगता है? 9 गो। ऑप्शन 9 गो नहीं, 8 गो। अच्छा ये बताइए, प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है, ठीक ना। मतलब कि जो 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों क्या होता है? 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री होता है। देशांतर रेखा कितनी होती है कुल मिलाकर? 360। और अक्षांश कितनी होती है कुल मिलाकर? 179। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है, ग्रेट सर्किल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तथा सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पूर्वी को पूर्वी देशांतर, पश्चिम को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाता है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा का अंतर होता है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर कितना घंटा का अंतर? 1 घंटा का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। सूर्य कैसे घूमती है? पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व। सूर्य पश्चिम से पूर्व घूमती है। कभी कभी ये भी पूछता है सूर्य कैसे घूमता है? पूरब से पश्चिम के, पश्चिम से पूर्व से उत्तर, पश्चिम से पूर्व सूर्य घूमता है। बताइए तो 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय आगे GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर GMT से पीछे रहता है, ठीक ना। GMT का मतलब होगा कि ग्रीन वाला भारत की मानक समय रेखा। हाँ, सूर्य नहीं घूमता है, सूर्य पूर्व में उदित होता है, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व। हाँ, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक ना। बताइए तो ये देखिए 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर, जैसे कि हम 0 डिग्री से पूर्व की ओर जा रहे हैं, उसमें क्या होता है? GMT से जाने पर समय जब GMT से आगे और पश्चिम से जब पश्चिम की ओर आने पर समय GMT से पीछे रहता है। मैंने पूर्व की ओर जा रहे हैं तो GMT से आगे हो जाएगा। हाँ। पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो GMT से पीछे। GMT से पीछे हो, पूर्वाधार में आगे, दक्षिणी ध्रुव में पीछे। हाँ। 12 घंटा पीछे, 12 घंटा आगे। बस ये बताइए, मतलब कि जितना हम देशांतर, कितना हम देशांतर आगे बढ़ रहे हैं उस अनुसार होगा उसका। बताइए 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। 0 से 180 डिग्री पर 12 घंटे की अवधि, 12 घंटे की अवधि लगती है। 180 पूर्व एवं 180 पश्चिम देशांतर में कुल मिलाकर 24 घंटा अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। 1 दिन का अंतर पाया जाता है। मतलब 180 पूर्व 180 डिग्री पश्चिम, कुल मिलाकर 1 दिन रात का, मतलब 24 घंटा का अंतर होता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतराक्ष तिथि रेखा कहलाती है। भूपृष्ठ पर जो है 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम याम्योत्तर को लगभग 7 स्थल खंड को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा को अंतराक्ष तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है।
भूपृष्ठ को छोड़कर। हाँ, अब बताइए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर, ठीक है। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थित जिस यामोत्तर पर है वह क्या होगा, बताइए। 12 घंटा पर 18 आपको 6 डिग्री कितना बोले? 100 बनता है, 15 6 के 90 90 डिग्री हो गया। बताइए, 90 प्लस 90 प्लस 82.5 डिग्री कर दीजिए। हाँ, 90 प्लस 82.5। हाँ 90 प्लस हाँ, 6 बज रहा है तो 12 तो 172 172 मिनट। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, देखिए, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, इसी क्वेश्चन का हम विश्लेषण करते हैं, ठीक है। एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा। हाँ 6 बज रहा है तो 12 से पूर्व में, भारत से क्या होगा? पूर्व में, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे का अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच 15 गुना 6 मतलब 90 डिग्री का अंतराल। 90 डिग्री 90 डिग्री 15 मिनट बराबर 1 घंटा होता है ना। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा का अंतराल होगा। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री। तो 90 में 82.5 जोड़ देंगे तो 172 डिग्री हो जाएगा। बताइए, गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पश्चिम सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का। 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का। गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने समय का अंतर होता है? गुजरात के पूर्वी, अरुणाचल, गुजरात के पश्चिम, अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी में 2 घंटे का अंतर होता है। इसको याद रखिए, ठीक है। अब बताइए, कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है? भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है कौन सा समय? रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद। रीवा है। रीवा 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 20 मिनट ईस्ट तक है। तो कौन है सबसे? रीवा सबसे क्या नजदीक है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? शिलोंग है ना, 10:38 पूर्वाह्न हो जाएगा। इसको ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, ठीक ना। 92 में से 82.5 डिग्री घटाएंगे 9.5 डिग्री हो जाएगा। 9.5 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतराल होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतराल होता है, तो 9.5 डिग्री का 38 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, 10:38 होगा। भारतीय मानक समय की यामोत्तर किससे नहीं गुजरती है? ऑप्शन दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र से जो यामोत्तर नहीं गुजरता है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से तो गुजरता है। कौन कौन से गुजरता है एक बार बताइए तो। हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। हाँ, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया, ठीक है। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82 डिग्री 82 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? ऑप्शन दे रहे हैं, नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ये MPPCS में पूछा था। बताइए तो, देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82.5 डिग्री। बताइए, भारत मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किससे समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद। हाँ। अच्छा एक बताइए, भारत मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतराल कितना होता है? 5.5 डिग्री रहता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर रेखा गुजरती है? दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर रेखा गुजरती है। बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। क्या होगा? बेंगलुरु होगा। क्या होगा? बेंगलुरु। अब देखिए, कुछ दूरस्थ बिंदु को देख लेते हैं, ठीक है। भारत से जो दूरस्थ बिंदु है, जैसे कि हो गया दक्षिणी बिंदु क्या होता है, उत्तरी बिंदु क्या होता है, ठीक ना। तो बताइए, दूरस्थ बिंदु में 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिण राज्य तमिलनाडु। कौन कौन राज्य है पूर्वी राज्य? देखिए, पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य हो गया गुजरात, और उत्तरी राज्य हो गया आपको हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। अच्छा ये बताइए, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी भाग में कौन है? सबसे उत्तरी भाग में लद्दाख है।
और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार। सबसे उत्तरी भाग में लद्दाख है, सबसे दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 दूरस्थ बिंदु है। कितना है? 4 दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है? सबसे दूर का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। हाँ, इंदिरा पॉइंट, सबसे हाँ इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार के द्वीप में है। एवं भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु भारत के मुख्य पर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के पास। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इंद्र नहीं, इंदिरा कोल अलग है, सबसे ऊपर है। इंदिरा कोल सबसे अलग है हाँ। और इंदिरा पॉइंट अलग है। दक्षिणी, अगर सबसे दक्षिणी पॉइंट बोलेगा ना, इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा पॉइंट होगा। मुख्य भूमि इंदिरा कहेगा कॉल तो है, इंदिरा पॉइंट। अब मुख्य भूमि से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मुख्य भूमि से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। ठीक है। अच्छा ये बताइए, हाँ, दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया। इंदिरा पॉइंट। हाँ, लेकिन पॉइंट जो भारत कि का पूछेगा। अंडमान निकोबार में। हाँ, भारत का पूछेगा तो होगा कन्याकुमारी। और दूरस्थ उत्तरी बिंदु क्या है? उधर दूरस्थ उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, ये नहीं बता जो इंदिरा कि कॉल। सियाचिन ग्लेशियर के निकट है। कौन है? सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर के निकट क्या है? लद्दाख में है। लद्दाख। हाँ, इंदिरा कॉल जो है यहाँ है लद्दाख में। हाँ। इंदिरा पॉइंट यहाँ हो गया सबसे नीचे। ये जो हो गया सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया। हाँ। लेकिन भारत का ये कन्याकुमारी हो गया। कन्याकुमारी पृथ्वी से कहेगा ना, नीतीश लगा। अब बताइए, दूरस्थ पश्चिम बिंदु क्या है? दूरस्थ पश्चिम बिंदु तिब्बती हो गया। गुहार मोती। गुहार मोती यानी पश्चिमतम बिंदु। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ, नहीं, गुजरात पूर्वी में। रे। वेस्टर्न पूछ रहे हैं, वेस्टर्न, वेस्टर्न, पश्चिम, गुजरात। उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम। पश्चिम में गुजरात है, गुजरात तो है। गुजरात में गुहार मोती है। गुहार मोती। गुहार मोती गौ कहाँ है? माता बोलते हैं हम लोग। गौ माता। माथा भी बोलते हैं। हाँ, गौ गोमाता। माता। और पूरब में क्या है? पूरब में पूरब हो में गया आपको किबुती हो गया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, पूरब में किबुती है अरुणाचल प्रदेश। ठीक ना? तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि सबसे स्थित दक्षिणतम स्थल है। हाँ। कन्याकुमारी कैप केमोरिन भारत का वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कैप केमोरिन के पास, कन्याकुमारी के पास जो कैप केमोरिन है, भारत का वह स्थान है जहाँ बंगाल खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों वहाँ जाकर मिलता है। तो इस पर प्रश्न देखते हैं। ठीक है। भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु बताइए। सबसे दूरस्थ भारत का कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट ना, दक्षिणतम, अच्छा, सबसे सबसे दक्षिणतम। दक्षिण। भारत की मुख्य भूमि से पूछेगा तब कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये दक्षिणतम बिंदु बताइए। इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? पूछेगा कहाँ है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार। हाँ। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में। इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार। बताइए तो, बताइए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। पश्चिम है ना? देखिए नहीं, पश्चिम में। हाँ, सबसे हाँ, ये IAS 2015 में पूछा था। एक क्वेश्चन देख लीजिए, IAS 2015 में प्री में ये क्वेश्चन पूछा था। क्या भारत कौन सा एक ऐसा युग्म है जो पूर्वी और सबसे पश्चिमी भारत को इंगित करता है? पूर्वी अरुणाचल प्रदेश या पश्चिमी गुजरात? भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु, पश्चिम का बिंदु है कितना, मतलब कि डिग्री और 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में है। 68 डिग्री 7 मिनट का है गुजरात में। उधर हो गया अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम, दूरस्थम पश्चिमतम बिंदु, दूरस्थम पश्चिम, क्या बोले? पश्चिमतम। हाँ। 57 डिग्री 25 मिनट। भारत के मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमतम बिंदु 23.71 उत्तरी अक्षांश है। अच्छा ये बताइए, भारतीय प्रमुख भारत नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ऑप्शन दे रहे हैं, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु। सबसे पूर्व की ओर है, कौन है बताइए? सबसे पूर्व की ओर लखनऊ। हाँ? लखनऊ सबसे पूर्व है लखनऊ। सबसे पूर्व है लखनऊ। ठीक है। अच्छा ये बताइए, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलता है? बंगाल के खाड़ी कन्याकुमारी। ये झारखंड PCS में पूछा था। केप कैमरिन है ना? हाँ। अब बताइए, सीमावर्ती देश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक ना, ये इम्पोर्टेंट जाता है। सीमावर्ती देश के बारे में पढ़ते हैं। बताइए, भारत के निकटतम पड़ोसी देश बताइए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान,
पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलता है। एक बार सुनिए, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में हो गया, उत्तर में हो गया आपको नेपाल, चीन और नेपाल। चीन और नेपाल, हाँ उत्तर में चीन और नेपाल मिलता है भारत के स्थलीय सीमा से, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, पश्चिम में आपका हो गया पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में हो गया भूटान, पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश। साथ ही भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कैसी है? कृत्रिम अथवा मानव निर्मित। जबकि अन्य देशों में अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं कैसी है? प्राकृतिक है। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर द्वीप क्षेत्र सहित तटरेखा कितना है? 7516। मतलब कि तट भारत का जो है ना द्वीप सहित तटरेखा कितना है? 7500। सिर्फ स्थलीय सीमा 15,200। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई कैसे कैसे बताइए? सबसे लंबा किससे बनता है? उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ, सबसे छोटा भूटान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। देखिए सबसे ज्यादा, देखिए इसको बढ़ते हुए क्रम, मतलब कि इसको सुनिए ना, इसको घटते हुए क्रम में सजाइए। देखिए सबसे पहले बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये घटते हुए क्रम में है। मतलब सबसे बड़ा सीमा सदा कौन करता है भारत से? बांग्लादेश, उसके बाद करता है चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक ना? तो 4-3-7 देश जो है ना भारत साथ सीमा सजा करता है। तो इसको कैसे याद, इसको याद रखिए। जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, इसमें पहले 4 को याद रखिए। कौन कौन? पहले हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। इतना पहले याद रखिए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल हो गया। उसके बाद भूटान, उसके बाद हो गया म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। 7 देश सीमा सजा करता है। म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। पहले हो गया, देखिए पहले हो गया बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा हो गया पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। चलिए हो गया। अब देखिए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबसे सबसे छोटी स्थलीय सीमा सबसे छोटी अफगानिस्तान। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी अरुणाचल प्रदेश से सीमा से करती है। ठीक है। अब देखिए भारत में उत्तर हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती है। उत्तर हिमालय कहाँ कौन कौन सीमा निर्धारित करती है बताइए? उत्तर हिमालय जो है ना भारत का सीमा निर्धारित करता है। कहाँ कहाँ सीमा निर्धारित करता है वो है बताइए? दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में और दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती है। भारत की प्राकृतिक सीमाएं उत्तर हिमालय कहाँ तक निर्धारित करती है? हिमालय, उत्तर में दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय, हाँ उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। भारत की जो न प्राकृतिक सीमा क्या क्या मतलब प्राकृतिक सीमा जो है वो हिमालय मतलब नेपाल, उत्तर में क्या हिमालय है? प्राकृतिक है, प्राकृतिक चीज है ना। और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो गया, और दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और दक्षिण पश्चिम अरब सागर है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। ये प्राकृतिक सीमाएं है भारत का। ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा क्या बोले? अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा है जिसे किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। ठीक है ना। वर्ष 1947 में भारत और अफगानिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा आरोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और भारत और पाकिस्तान, भारत के पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा। ये कब 1947 रेड क्लिफ जो था ना उसी के नाम पर पड़ा था। चीन भारत के सीमा कौन है? मैकमोहन है, जो कि 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। अफगानिस्तान भारत के द्वारा
जो रेखा है डुरंड रेखा कब निर्धारित किया गया था? ये किया गया था 1893 1947 में भारत वाला मतलब पाकिस्तान वाला, भारत चीन वाला 1914 और अफगानिस्तान वाला 1893। हाँ, जो कि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यही रेखा है। मार्टी ब्रिटिश कर्नल मार्टिमर डुरंड के द्वारा अफगान के साथ समझौता के माध्यम से ये रेखा मतलब खींचा गया था, ठीक ना? चीन के कौन जाना थी गवर्नर? मैकमोहन नाम है था उसका, मोहन। हाँ। हेनरी मैकमोहन। हाँ वही हेनरी मैकमोहन। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन है? समुद्र पर भारत का श्रीलंका है। जो पाक जलडंडू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूमि के क्या होता है? अलग होता है। अलग होता है। कौन भारत और श्रीलंका पाक जलडमरू द्वारा अलग होता है। हाँ, मुख्य भूमि से अलग मुख्य होता है। भूमि से। यह बंगाल की खाड़ी मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। कौन? यही जलडंडू मध्य, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी हाँ। जोड़ता है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वतीय स्थलीय सीमा बताइए। पर्वतीय स्थलीय सीमा मतलब भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वतीय सीमा ये हो गया स्थलीय सीमा बनाती है अरकाना, यमुना, आराकाम योमा, नागा और पटकोई। पटकोई, हाँ। आराकाम योमा क्या है? एक पर्वत है। नागा एक पर्वत है। पटकोई एक पर्वत है। भारत और म्यांमार के सजा करती है। भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार के जो है ना मतलब कि अलग करता है। भारत और म्यांमार को कौन अलग करता है? यही सब आराकाम योमा, नागा और पटकोई। योमा, कौन आराकाम योमा, आराकाम योमा बहुत पूछता है। हाँ, नागा और पटकोई यह स्थलीय सीमा बनाती है। यह भारत के इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग होता है। भारत जो म्यांमार से कौन नदी द्वारा अलग होता है? इरावदी नदी द्वारा भारत और म्यांमार अलग होता है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हाँ, त्रिपुरा राज्य पश्चिम। इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख और सिक्किम के भी 3 और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और त्रिपुरा जो है ना पश्चिम ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। क्या भारत की ओर से? क्या पश्चिम बंगाल में 2216.7 है। देखिए ये जो है लद्दाख एवं सिक्किम के भी 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा जो है ना पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा जो है पश्चिम बंगाल के साथ सजा करती है। हाँ, असम के साथ, मेघालय के साथ और त्रिपुरा के साथ और मिजोरम के साथ। 5 गो राज्य से। हाँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। इसको याद रखिए। कौन कौन म्यांमार से स्पर्श करती है? म्यांमार के साथ जो करती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर ये म्यांमार से सीमा। के साथ जो है ना ये कभी कोई पूछता है म्यांमार के साथ कौन सीमा सजा नहीं करता है, ये पूछता है। हाँ, तो 4 गो के छांट लेंगे, जो बचेगा उसको मान देंगे। हाँ, कौन कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये किसे सजा करता है? म्यांमार से। म्यांमार से 4 राज्य सीमा सजा करते हैं। अच्छा ये बताइए, अरुणाचल प्रदेश, हाँ, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये जो है म्यांमार से सीमा सजा करती है और इसके बाद कुछ भी नहीं करती है। अच्छा ये बताइए, भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किस राज्य से स्पर्श करता है भारत का? भूटान है जो सिक्किम। असम। असम, हाँ, भूटान। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम का होता है। किसका होता है? असम का। असम का होता है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्य की सीमा स्पर्श करती है भूटान के साथ। मतलब भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम के साथ 276 किलोमीटर। इसके साथ साथ और सजा करती है अरुणाचल प्रदेश 217, सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये सब करता है, ठीक ना? अरे आप जो सर बोले थे कुछ कि भारत के स्थलीय सीमा से संबंधित 7 को नहीं, अब 7 मारे थे आप, इसी समय से यही क्वेश्चन घूम। नहीं वो आप तटीय वाला पूछे थे। नहीं, स्थलीय सीमा पूछे। हाँ नहीं, स्थलीय सीमा 7 को सजा करता है, मतलब कि दूसरा कंट्री। 7 है ना? हाँ तो तभी पढ़े ही, ये तो पढ़े जी, तो सही है, हम उसी समय तो घूम रहे हैं। बोला 9 को, तो वही तो नहीं, तब तटीय वाला होता है। भारत की तटीय सीमा 9 है। टोटल पूछेगा तो 9 हो जाएगा। हाँ, तटीय राज्य 9 है भारत राज्य का। अच्छा ये बताइए, भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किसका होता है? असम का। और इसके अलावा किसका किसका होता है? सिक्किम का, पश्चिम बंगाल का, अरुणाचल प्रदेश का। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के मध्य स्थलीय सीमा
ये 5 गो राज्य के साथ करता है। भारत और चीन के बीच स्थलीय सीमा 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। हाँ सर। जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन है? लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश चीन से सीमा सजा करता है। ये चीन से सीमा सजा करता है। कौन कौन? चीन के साथ साझा करता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अब इस पर जो है क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चीन से कौन कौन सीमा सजा करता है एक बार? चीन से आइए, लद्दाख, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। बताइए किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन दे रहे हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। क्या बोले? बंगाल से। हाँ, पश्चिम मतलब सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। हाँ बोलिए। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर मार दीजिए। मणिपुर नहीं मिलता है बांग्लादेश से, ठीक ना। ये बहुत यूपी लोअर में, यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में बहुत में पूछा है। बताइए निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? सिर्फ नहीं है बनाता है पूछेगा तो असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। बताइए। मणिपुर, नागालैंड नहीं बनाता है। मणिपुर कहाँ बना? मणिपुर, अच्छा मणिपुर नागालैंड, मणिपुर भी तो नहीं बना। मणिपुर बांग्लादेश से कौन कौन सीमा सजा करता है? बताइए। बांग्लादेश से असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बस इतना याद रखिए, उसके बाद नहीं सब बनेगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये कितना ये जो है बांग्लादेश से सीमा सजा करता है। 4 राज्य सीमा करता है। हाँ क्यों? बताइए। बांग्लादेश से 5 राज्य, 5 राज्य से मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। 5 राज्य से करता है। बताइए तो किस राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? ऑप्शन दे रहे हैं। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कि मेघालय? भूटान के साथ बोले। भूटान के साथ मेघालय। तो है ये है। मेघालय नहीं बनाता है। मेघालय नहीं। भूटान के साथ मेघालय नहीं। अभी बताए थे ना, भूटान के साथ। सही है, मेघालय नहीं बनाता। भूटान के साथ सिक्किम बनाएगा, हम्म। पश्चिम बंगाल बनाएगा, असम बनाएगा, अरुणाचल प्रदेश बनाएगा। हाँ अच्छा, कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता? फिर आ गया असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। तो बिहार नहीं बनाता है। किसी के साथ सीमा नहीं बनाता। नहीं बनाता है। बिहार नेपाल के साथ। बताइए कौन से भारत राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? सबसे अधिकतम सीमा म्यांमार से कौन राज्य स्पर्श करता सबसे है? ज्यादा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। अधिकतम म्यांमार से स्पर्श करता है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश से 520 किलोमीटर, नागालैंड से 215, मणिपुर से 398 किलोमीटर और मिजोरम से 510 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा म्यांमार से कौन सीमा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब म्यांमार से नहीं मिलता है? असम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। कौन होगा? असम। असम। बताइए नेपाल के पड़ोसी भारत राज्यों का युग्म बताइए। नेपाल से पड़ोसी राज्य का भारत युग्म बताइए। नेपाल, सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। असम, सिक्किम, बिहार। सिक्किम बिहार क्या करता है? नेपाल से सीमा सजा करता है। सिक्किम राज्य है। हाँ, सिक्किम राज्य है। किस देश ठीक है। किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे ज्यादा बांग्लादेश। तब चीन। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने वाला रेखा? भारत और पाकिस्तान के बीच डुरंड नहीं, रेड क्लिफ। डुरंड तो भारत और बांग्लादेश। चाइना तो मैकमोहन है। बताइए तो रेड क्लिफ जो है कब इसको निर्धारित किया गया ईस्वी? हाँ, ये 1947 में। और डुरंड को? डुरंड को 1914 में नहीं, मैकमोहन 1893 में। मैकमोहन को 1914। ठीक है, वही तो बोल बताइए। बोलते हैं सारा याद। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है, मतलब अध्यारोपित सीमा है, यह अध्यारोपित सीमा है, ठीक है, किसी के द्वारा ये मतलब अध्यापित किया गया है। बस भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा की सीमांकन कौन सी रेखा है? बताइए। मैकमोहन रेखा है जो कि 1914 में। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का मैकमोहन रेखा। हाँ, उत्तर पूर्वी सीमा का मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। भारत और चीन। ठीक है, बताइए भारत के किस देश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान और एवं चीन से मिलती है? बताइए नेपाल, भूटान और चीन से किससे मिलता है? सिक्किम का मिलता है। बताइए किस राज्यों में, मतलब निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? त्रिपुरा। 3 गो वाला त्रिपुरा।
तीनों बीच में थे, पूरा सब के सटता रहा। देखिए यहाँ हम बताए थे ना कि इसको आरोही क्रम में सजाइए। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को विस्तार का आरोही क्रम सजाइए। MPPCS, बढ़ाते हुए क्रम। हाँ बढ़ते हुए क्रम, पहले छोटा फिर पहले छोटा तब बड़ा। हाँ तो पहले हो जाएगा आपको नेपाल, तब नेपाल, पाकिस्तान, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तब चीन, तब बांग्लादेश। ऐसे तो सबसे कम भारत से अफगानिस्तान होता है। हाँ, सबसे अफगानिस्तान ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन के अनुसार हाँ, हम बता दिए। अब देखिए, अब तो ये हो गया। अब भौतिक विभाजन पढ़ते हैं, ठीक ना? भौतिक विभाजन। तो आइए पूरा किताब खत्म कर दिए। चलिए ना। चलिए तो हम भौतिक विभाजन समझ रहे हैं। देखिए पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है, भौतिक विभाजन जो है ना, जो चट्टान अवसाद एवं निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्व क्या है? पुरातत्व अध्ययन का वह शाखा है, हाँ, जिसमें कि हम चट्टान अवसाद का निर्माण कैसे हुआ, उसका संरक्षित गुणों का अध्ययन करते हैं, ठीक ना? वही भौतिक विभाजन में यही सब पढ़ते हैं। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायता होती है। पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र का अध्ययन भी पराचुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड वेगनर। ये पूछता, अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन किसने दिया था? अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। किस भाग का? किसके अनुसार? अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार गोंडवाना लैंड है भारत का, ठीक है? गोंडवाना भूभाग के क्षेत्र में गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र थे। गोंडवाना में कौन कौन देश है भूभाग में? भारत, ये पूछता है गोंडवाना में कौन कौन आता है? गोंडवाना में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ठीक है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब गोंडवाना लैंड में शामिल देश है। मध्यवर्तीय मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है? इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। मतलब जैसे गोंडवाना लैंड हुआ ना, तो भारत भूमि क्या उत्तर की दिशा की ओर बढ़ने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। यूरेशियन प्लेट इससे भी बहुत बड़ा प्लेट था। भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित तैथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। मतलब तैथिस सागर जो है ना, ये जब दोनों भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब दोनों तैथिस सागर क्या हो गया? निर्माण हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। हम सब लोग वही भौतिक विभाजन में ही पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक प्रदेश में, मतलब यही सब पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? तैथिस सागर क्या हो गया? चट्टान का निर्माण हो गया, अवसादी चट्टान, ठीक है? देखिए, हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला का एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। हाँ, हिमालय के क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। हाँ, तैथिस सागर से हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीप पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण ही एक बृहद द्रोणी का निर्माण हुआ। हिमालय के कारण है कि हाँ, एक द्रोणी का निर्माण हुआ। हाँ, तैथिस सागर जब ये हुआ ना, ये द्रोणी का निर्माण हुआ, ठीक है? समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वत एवं प्रायद्वीप पठारों से बहने वाली नदियों को अवसादी निक्षेपण को धीरे धीरे भर गया, ठीक ना? इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपण से निर्मित एक विस्तृत जल समतल भूभाग के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित होता है, ठीक है? अच्छा, ये बताइए, भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीप पठार क्या है? पृथ्वी का प्राचीनतम भाग है। हाँ, प्रायद्वीप भाग भारत का सर्वाधिक मतलब स्थिर भाग है। सबसे ज्यादा स्थिर कौन है? प्रायद्वीप पठार में सबसे स्थिर, वहाँ भूकंप कुछ नहीं आता है।
प्रायद्वीप पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटी घाटियाँ से बना है। चौड़ी घाटियों से बने हैं। आग्नेय चट्टान से। आग्नेय चट्टान से कौन सा आग्नेय चट्टान से यार एवं रूपांतरित चौड़ी माने रूपांतरित सेल से सेल से बना। ये कौन आपको ये प्रायद्वीपीय पठार मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का क्या है आउटलर है क्या है बहिर्भाग है। बताइए यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। कौन गैप द्वारा मालदा गैप भारतीय प्रायद्वीप जो है मालदा गैप द्वारा क्या हो गया पृथक हो गया। ये पूछता भी है मालदा गैप द्वारा क्या हुआ पृथक हो गया। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। पश्चिमी तट का उत्थान कैसे हुआ उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है जैसे कि मतलब इसलिए 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र विशाल मैदान प्रायद्वीप पठार तथा तट एवं द्वीप। कौन कौन है उत्तर का पर्वतीय मैदान विशाल मैदान हाँ प्रायद्वीपीय पठार तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत का को शैल स्तर क्रम उच्चावच और विवर्तनीय प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृति भाग में बांटा गया है। 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। 6 हो गया। 3 प्रमुख है 6 उपभौतिक है। बताइए धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है ये आर्कियन क्रम के जो होता है रूपांतर या भ्रंशन के कारण हुआ है। हाँ ये पूछता है हाँ वो बोल दिया जाएगा। बताइए धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण क्या हुआ आर्कियन क्रम की चट्टानों रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ ठीक ना। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है जिनमें सोना लोहा मैग्नीज अबरक कोबाल्ट क्रोमियम तथा टंगस्टन सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। धारवाड़ चट्टानों में कौन कौन खनिज पाए जाते हैं हाँ सब जैसे कि सोना लोहा मैग्नीज हो गया अबरक हो गया कोबाल्ट हो गया। हाँ बताइए कुरप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। कुरप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण किसके बाद हुआ धारवाड़ के बाद हुआ है ठीक है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुरप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्य का निर्माण बाद हुआ सबसे पहले धारवाड़ का निर्माण हुआ उसके बाद धारवाड़ के बाद कुरप्पा का बाद विंध्यन के हुआ विंध्यन क्रम की चट्टानों का कुरप्पा क्रम की चट्टानों के इसमें चूना पत्थर बलुआ पत्थर चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। किसमें विंध्य पर्वत। विंध्य क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। विंध्य क्रम के बाद गोंडवाना के हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यह सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा कितना होती है बिटुमिनस सल्फर की मात्रा न्यून सबसे कम होती है हाँ सबसे कम होती है हाँ। अच्छा वो जो देखिए भारत का जो है विवर्तनीय प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेश में बांटा गया। 6 उपभौतिक प्रदेश कौन कौन है देखिए एक है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला जो भारत को 6 उपभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है ना वो 6 कौन कौन है उसको देख लेते हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला हुआ एक उत्तरी भारत का मैदान होता है एक भारत के मरुस्थल प्रायद्वीपीय पठार तटीय मैदान द्वीप समूह। एक बार और बोलिए उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला हाँ उत्तर भारत का मैदान भारतीय मरुस्थल भारतीय पठार प्रायद्वीप पठार तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इस तरह से हम पूरा इसका पढ़ लिया। अब इसका जो क्वेश्चन देखते हैं ठीक है। अब देखिए भारत से उपबंध पराचुंबक के परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूताल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किससे सरका है उत्तर को दक्षिण को पूरब को पश्चिम को मतलब भारत किधर सरका है उत्तर की ओर सरका है। जब ये इधर से कटा तो उत्तर की हाँ पहले मेडागास्कर में सटा हुआ था। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहा जाता है
जे उपमहाद्वीप जन एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहता है? जुरासिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियन, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इसको क्या बोलता है? गोंडवाना लैंड कहा गया। अच्छा, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत के 6। 6। वो तो बोले ही नहीं, भारत 4 मतलब 4। भारत के प्राकृतिक में 4 है। 4 भारत उप समिति पूछता तो हाँ, उपक्रम पूछता तो 6 होता है। प्राकृतिक प्रदेश कितना है? 4 है। देख लीजिए, बताइए। हाँ, देखिए भारत के मुख्य 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीप पठार, तट एवं द्वीप। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीप पठार, तट एवं द्वीप, ठीक ना। और 6 उपभौतिक भू-आकृति प्रदेश में। ये 6 उपभौतिक जो एनसीईआरटी के अनुसार बोला गया है, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भाभर में, तराई में, शिवालिक में, किसमें पाए जाते हैं? तराई में क्या पाता है? पाताल कोर कुएं। हाँ, उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं। अब देखिए, ये तो थोड़ा सा बड़ा बताइए। केरल का कुट्टानाड किसके लिए प्रसिद्ध है? केरल का कुट्टानाड, जैसे कि ऑप्शन दे रहे हैं। मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, और एक परवाल द्वीप के लिए, और भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। भारत के न्यूनतम ऊंचाई के लिए। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। भारत का कुट्टानाड प्रसिद्ध किसके लिए? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। हाँ, तो केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। भारत का न्यूनतम सबसे मतलब कि कम ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या है? केरल का कुट्टानाड। अरे बता रहे हैं, अच्छा, ठीक है। देखिए, भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। अब देखिए, ऑप्शन सुनिए पहले इसका। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। क्या ये सही है? सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई थी। समभिन्नति में हुई थी। क्या ये सही है? सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। ये भी सही है। अग्रगर्त में हुई है। क्या? हाँ, ये सही नहीं है। ये देखिए, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय विभाजन के। तो चीनी प्लेट इसमें कहाँ हुआ है? चीनी नहीं। ये तो हिमालय की उत्पत्ति जैसे कि 33 सागर, जैसे कि भारत जब वहाँ गया ना, ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराया तो बीच में 33 सागर उठ गया। तो बड़ा प्लेट है ना। हाँ। अच्छा, ये बताइए, सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए। जैसे कि दक्कन ट्रैप, और दक्कन ट्रैप जो है, दक्कन ट्रैप हो जाएगा आपका क्रीटेशियस आदि नूतन। दक्कन ट्रैप, इसको तो थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा ना। दक्कन ट्रैप किससे आती होगा? क्रीटेशियस आदि नूतन। हाँ। और देखिए, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन है। अरावली प्री कैम्बियन युग का। अरावली क्या है? अरावली प्री कैम्बियन का। और नर्मदा और ताप्ती जलोढ़ निक्षेप। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप क्या? अत्यंत न्यूनतम। सबसे ज्यादा नया है कौन? नर्मदा ताप्ती वाला। और अरावली क्या है? अरावली हो गया आपका प्री कैम्बियन हो गया। और दक्कन ट्रैप हो गया क्रेटिशियस आदि नूतन। और पश्चिमी घाटी हो गया आपको यहाँ उत्तर नूतन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें बताइए तो निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। सिंधु मरुस्थल है। सिंधु क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र। बताइए, भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान तथा पाकिस्तान में लगभग कितना 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित है। इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। यही मतलब कि भारत कौन सा मरुस्थल है, इसमें पूछता है कौन सा मरुस्थल। जैसे ऑप्शन में सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। इसमें बताइए मरुस्थल कौन है? सिंधु क्षेत्र क्या मरुस्थल है? क्या कि यहाँ जो है ये राजस्थान का जो वहाँ था जो मरुस्थल है ना, जिसका विस्तार पश्चिम में सिंधु के द्वारा सिंचित हुआ है।
सिंधु के दौरान उसमें सिंचित होता है, मतलब सिंचाई होती है। सिंधु क्षेत्र इसलिए बोला जाता है सर कि पाकिस्तान में उधर से गंगा सिंधु नदी जो गुजरती है ना, तो जो पाकिस्तान में जो है ना, इसलिए उसको सिंधु क्षेत्र बोला जाता है। हाँ, वही सिंधु क्षेत्र वहाँ से आती है। पाकिस्तान और राजस्थान। बताइए कौन सा जिला धारवाड़ बताइए कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। रोहतास धारवाड़ का भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार में धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत को जो है धारवाड़ वाले आते हैं, धारवाड़ भू-स्तरीय। इनमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिला शामिल है। कौन कौन है बिहार में? मुंगेर, नवादा, जमुई। मुंगेर, नवादा और जमुई जिला धारवाड़ क्षेत्र में सम्मिलित है। जो दक्षिणी पूर्वी वही रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की भू-स्तरीय रचना पाई जाती है। रोहतास में विंध्य प्रकार की। बिहार में विंध्य भू-स्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है। बिहार में विंध्य भू-स्तरीय रचना कहाँ पाया जाता है? कैमूर एवं सोन नदी घाटी। कैमूर एवं सोन नदी में पाई जाती है। ठीक है। आज इतना ही रहने दीजिए, इसका बायोलॉजी चालू कीजिए, कल देखा जाए। कौन? अब ये देखिए कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी पवित्र? हाँ, नवीनतम। जैसे विंध्य हुआ, कुरप्पा हुआ, धारवाड़ हुआ, गोंडवाना हुआ। गोंडवाना ने सबसे बाद में हुआ था। हाँ तो हाँ, सबसे बाद में गोंडवाना होती है, यही भारत में नवीनतम है। धारवाड़ आया था, उसके बाद गोंडवाना आया। सबसे पहले आया। हाँ, हाँ, ये गोंडवाना। तो इस तरह से पूरा इसका हो गया। आगे का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ये पढ़िएगा। रहने जाए इसको।